जो बाइडन जो है वो एक बड़ा ख़ास आदमी बन गया अब दुनिया के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के बाद बड़ा टफ मुकाबला था। बहुत सारी जगह पे वोटिंग रोकी गई, दोबारा गिनती की गई। अमेरिका के इंतखाबात में नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। गुज़िश्ता इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन के हामियों ने एहतजाज किया था ट्रंप के ख़िलाफ़, और इस मरतबा भी सूरत हाल आपके सामने है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो बाइडन के बारे में आपको वो पता चले जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। ये आदमी कैसे कैसे बदला, किन हालात से गुजरा, और किस तरह इसने अपने आप को तब्दील किया, और फिर किस तरीके से ये सदारत की कुर्सी तक पहुंचा। ये सारा कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आने वाले वक्त में ये आदमी इस दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए किस किस्म के फ़ैसले करने जा रहा है। ये अब तक का सबसे बूढ़ा आदमी है, सबसे बूढ़ा ज़ईफ़ अमरीकी सदर। इससे ज़्यादा उम्र के आदमी ने कभी अमरीकी सदारत की दौड़ में हिस्सा नहीं लिया और कभी कामयाब नहीं हुआ। जो बाइडन जो है वो 1942 में पैदा हुआ था। 20 अगस्त 2020 को इसको नामज़द किया गया और इसने कबूल किया नामज़दगी को कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में, और फिर ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए। इसकी जो पैदाइश है वो पेंसिल्वेनिया में हुई 20 नवंबर 1942 को। यानी अब जब ये अमरीकी सदर बन गया तो चंद दिन के बाद इसकी उम्र, जब ये हलफ उठाएगा तो उस वक्त ये इसकी 78 साल उम्र होगी, 78 ईयर्स। यहाँ जो एवरेज उम्र है वो 60 से 65 साल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो 70 साल होती है। तो ये बोनस के 8 साल लेके अब अमरीकी सदर बन रहा है। तो इसकी सेहत के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और बहुत सारे मामलात इसकी सेहत के भी देखने पड़ेंगे। अमेरिकन के लिए अब ये एक नई मुसीबत भी होगी कि उनके पास उनकी तारीख़ का सबसे ज़ईफ़ और सबसे बूढ़ा आदमी जो है वो अब सदर है। इसकी कुछ थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताता हूँ कि जो इब्तदाई ज़िंदगी है ये पेंसिल्वेनिया में पैदा हुआ था, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मजबूत कैंडिडेट के तौर पे पहले भी जीता और रिपब्लिकन्स वहाँ बड़े मजबूत रहे। 10 साल की उम्र में जब यह था तो इसका ख़ानदान वहाँ से हिजरत करके नौकरी की तलाश में, कारोबार की तलाश में दिलावेयर के इलाके में आ गए और यहाँ मुंतकिल हो गए। और 1968 में इसने कानून की डिग्री हासिल की और फिर विल्मिंगटन में एक लॉ फर्म के अंदर नौकरी कर ली। 1970 में ये 1970 को भी आज 50 साल हो गए। आज से 50 साल पहले ये आदमी डेमोक्रेट्स के अंदर मशहूर होना शुरू हुआ और बहुत एक्टिव हुआ। सिटी काउंसिल में मुंतखब हो गया। फिर 1 साल के बाद इसने अपनी ज़ाती लॉ फर्म बना ली। ये 1970-1971 की बात है। और फिर उसके बाद दिलावेयर डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडन से उस वक्त कहा कि आप सेनेट का इलेक्शन लड़ें, तो जो बाइडन ने सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए हामी भर दी। लेकिन जो इसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा था वो इंतहाई पॉपुलर आदमी था और वो रिपब्लिकन का लीडर था, जे कैलब बॉग्स। ये बहुत कमाल लीडर था उनका, और उसके मुकाबले में सेनेट का इलेक्शन लड़ना एक इंतहाई मुश्किल तरीन टास्क था, जैसे ये अभी बहुत बड़ी मुश्किल थी डोनाल्ड ट्रंप से लड़ना। इसी तरह उस दौर में उसके साथ लड़ना एक बहुत मुश्किल इलेक्शन था। और 1972 में इसने उस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। और उस कामयाबी के पीछे ये खुद और इसके जानने वाले सब ये कहते हैं कि जो बाइडन का वो इलेक्शन उसने अकेले नहीं लड़ा, उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर लड़ा। ये अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इस काम पे लगाया हुआ था। इसकी पूरी फैमिली दिलावेयर के इलाके में ये इलेक्शन लड़ रही थी और ये सेनेटर मुंतखब हुआ। लेकिन उस वक्त एक बदकिस्मती ये हुई कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ। इसकी बीवी और इसकी एक बच्ची छोटी, वो दोनों हलाक हो गए। इसके 2 बेटे इंतहाई ज़ख्मी हालत में बच गए। बच्चे अस्पताल में थे और इसकी हालत बहुत बुरी थी उस वक्त। ये बात है 1972 की, और इसने हलफ भी नहीं उठाया था। तब इसके घर वालों ने और इसके दोस्तों ने इसको तसल्ली दी और इसको ये कहा कि अब तुम्हें जीना है दिलावेयर के लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें कामयाब किया है बतौर सेनेटर, तो तुम हलफ लो। तो वो हलफ जो है वो जो बाइडन ने अस्पताल से लिया था, अस्पताल के कमरे से लिया था, जहाँ पे इसका बेटे जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे। ये इसकी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन वक्त, ये खुद कहता है, वो था। और 1977 में इसने दोबारा शादी की और ये शादी उसने जिल जैकब से की, जो अभी तक इसकी वाइफ है, और एशले नाम की एक बेटी भी है इसकी। अब इसको क्या क्या मिला ज़िंदगी में, किन किन ओहदों पर रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 दहाइयों तक सेनेटर के तौर पे खिदमत सर अंजाम देता रहा, लगभग 30 साल। और उसके बाद ये दिलावेयर का सेनेटर रहा है हमेशा। उसके बाद इसने बड़े अहम ओहदों पे काम किया है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इसके पास अहम ओहदा रहा। ये चेयरमैन रहा फॉरेन अफेयर्स की, जो फॉरेन रिलेशंस की जो कमेटी है उसका चेयरमैन रहा। उसके अलावा ये एक और कमेटी है उसका भी चेयरमैन रहा। फॉरेन अफेयर की कमेटी को कई सालों तक इसने चेयर किया है। 8 साल तक सेनेट की जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन रहा। अच्छा, जो सबसे अहम इसका वक्त था वो ये था कि ये बराक ओबामा की जगह पे ये सदर का इलेक्शन लड़ना चाहता था 2008 में। 2008 से 2016 तक बराक ओबामा का दौर था, तो ये खुद इलेक्शन लड़ना चाहता था।
लेकिन वहाँ से बराक ओबामा के मुकाबले में इसकी पार्टी ने इसको तरजीह नहीं दी और बराक ओबामा ज़्यादा एनर्जेटिक था, ज़्यादा क्रिस्मेटिक था और ज़्यादा मकबूल हुआ था, तो बराक ओबामा को मौका मिला और जो बाइडन को मौका नहीं मिला। तो बराक ओबामा 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ गया और उसके बाद हिलरी क्लिंटन जो है उसको मौका मिल गया। जो बाइडन को बराक ओबामा ने उन 8 सालों के लिए अपना नायब सदर मुकर्रर किया और ये एक ऐसा दौर था जिसमें जो बाइडन ने बड़े अहम फैसले किए और बराक ओबामा के लिए ये कहा जाता था कि ये उसका सबसे काबिल एतमाद, तजर्बाकार और बेहतरीन साथी है और सबसे ज़्यादा इन्हिसार वो इसी पर करता है। और प्रेसिडेंसी के अहम तरीन मामलात को चलाने वाला आदमी बराक ओबामा के अलावा जो बाइडन है और जो बाइडन ही असल में हसास तरीन मामलात को देख रहा था। इस आदमी ने क्या क्या किया उसके बारे में आपको बताता हूँ। 3-4 अहम मुद्दों पर रहा है। एक तो ये, जब सेनेट के अंदर अक्सरियत थी बुश जूनियर के दौर में, उस दौर में ये सेनेट की कमेटी का चेयरमैन था फॉरेन अफेयर्स के हवाले से और साथ ही साथ इसके पास दीगर अहम ओहदे भी रहे हैं और फिर ये नायब सदर रहा अमेरिका का 8 साल तक। तो इसने कौन से अहम काम किए वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ और, बराक ओबामा ने जाते जाते इसकी खिदमात के एतराफ़ में, जो बाइडन की खिदमात के एतराफ़ में उसको अमेरिका का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया था जिसको फ्रीडम अवार्ड कहते हैं, मेडल ऑफ फ्रीडम कहते हैं उसको। बराक ओबामा ने इसको दिया था और वो एक बहुत बड़ा एजाज़ था जो बाइडन के लिए। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में इसने बड़े अहम काम किए थे, चाहे बराक ओबामा के साथ रहकर किए हों, चाहे उससे पहले बतौर सेनेटर किए हों। नंबर 1, सोवियत यूनियन को हथियारों की सप्लाई के खिलाफ इसने बहुत काम किया। पुराने वक्तों में जब रूस को तोड़ना था, उसको कमज़ोर करना था, तो जहाँ जहाँ से रूस को हथियारों की सप्लाई होती थी उसके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त मुहिम्मात इस आदमी ने चलाई। और कुछ मुल्कों के अंदर जो है वो इसने बड़ा इन्फ्लुएंस और कुछ इलाकों के अंदर इसने शो किया, जिसमें बाल्कान्स का इलाका है, दारफर का एरिया है, वहाँ जेनोसाइड का खात्मा यानी जो नस्ल कशी की जा रही थी उसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई। नेटो को इसने बड़ा कर दिया था। जो ममालिक या जो कौमें रूस के साथ जुड़ी हुई थी माजी में सोवियत यूनियन के साथ, उनको नेटो में शामिल करके नेटो को ताकतवर किया था। इससे अमेरिका की ताकत में इजाफा हुआ था। 1990 की जो पहली गल्फ वार थी उसकी इसने मुखालफत की और इसने कहा कि यह वॉर नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा जब सारे मुल्कों ने मिलकर कुवैत के ऊपर एक अटैक किया था इराक ने, और फिर सारे मुल्कों ने मिलकर इराक के ऊपर एक अटैक कर दिया था, तो उसकी इसने मुखालफत की थी। उस वक्त ये किसी और तरीके से सोचता था। 9/11 के बाद इस आदमी की सोच बदल गई और सोच में इस हद तक बदलाव आया कि इसको एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाने लगा। ये पेंटागन से लाइन लेना शुरू हो गया और फिर इसके लिए इक़्तिदार के रास्ते खुलते चले गए। यही दौर था जब ये चेयरमैन बना फॉरेन अफेयर्स की कमेटी का, फॉरेन रिलेशंस की कमेटी का अमेरिका में, और फिर इसने बड़े अहम फैसले किए। इसने 2003 में जो दोबारा गल्फ वॉर हुई उसमें इसने जो उस वक्त की हुकूमत थी रिपब्लिकन्स की, जिसमें बुश सदर था, उसकी इसने हमायत की, मुखालफत नहीं की। और फिर इसने इराक जंग के लिए वोट करवाया, जो हुआ उसमें इसने वोट दिया। बल्कि जो इस फैसले के अंदर जो ये शामिल था कि इराक के अंदर ज़मीनी फ़ौजें दाखिल की जाएं, तो उसकी इसने हमायत की और बड़े ज़ोरदार तरीके से अपना किरदार अदा किया। फिर इसने एक और काम ये किया कि बतौर डेमोक्रेट्स, क्योंकि उनकी अक्सरियत थी डेमोक्रेट्स की, सेनेट में उनके पास ताकत थी, तो वहाँ पे बतौर चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी इसने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और 18 ऐसे सेनेटर्स को मुंतखब किया जिनके ऊपर वो कमेटी बनाई गई इराक वॉर के हवाले से, जो जंग के हक़ में थे जानबूझकर, ताकि जंग के ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके और जंग जो है वो जारी रह सके। 2009 में जब वाइस प्रेसिडेंट ये बना तो इराक से फ़ौजें निकालने के लिए अमेरिका ने फ़ैसला किया। अमेरिका ने क्या किया, पेंटागन ने किया कि अब इराक से फ़ौजें निकालने का वक्त आ गया, ये जंग अब महंगी पड़ रही है। तो उस वक्त बड़ी उजलत में फ़ौजें निकाली गई, तो इसने उसमें मदद की और उजलत की वजह से जो इनखला हुआ उस पर तनकीद होती है। वहाँ पे दाइश जैसी तंजीम बनी और अमेरिका के अंदर ये तनकीद होती है कि उजलत में निकलने की वजह से बनी, लेकिन मुसलमान ये समझते हैं कि उस तंजीम को जानबूझकर फंड करके बनाया गया और जो काम अमरीकी फ़ौजी कर रहे थे मुसलमानों को मारने का, वो काम बाद में दाइश ने किया। और उन्होंने यहूदियों को नहीं मारा, गैर मुल्कियों को नहीं मारा, गैर मुस्लिमों को नहीं मारा, मुसलमानों को मारा, और उन्होंने उस एजेंडे पर काम किया जो एजेंडा CIA या मुसाद, इसराइल की एजेंसी का ये एजेंडा था। इसके बाद इसने यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बेहतर किया, बढ़ाया, ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस की मालूमात, साइबर के हवाले से बड़ी आम मालूमात और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काफ़ी काम किया इसने कि ये जो हमारे अमीर मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। दुनिया का पैसा यहाँ पे आ जाए बेशक लूट मार करके, लेकिन यहाँ से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए काफ़ी काम किया। और जो ये फैटफ है इसके ऊपर इसका बड़ा असर रसूख था। ओबामा के दौर में ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी उसको इसने नरम करवाया, और नरम करवाने के पीछे इसका मकसद ये था कि ईरान का जो एटॉमिक प्लान है उसकी इंस्पेक्शन की जा सके, और ईरान को कायल किया गया उस दौर में, लेकिन उसके बाद ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। अच्छा, इसराइल को इसने कहा कि नई सेटलमेंट्स जो आप कर रहे हैं गज़ा में वो ना कीजिए,
मुखालफत की इसने। अब मुसलमान समझेंगे कि बड़ी अच्छी बात इसने की, लेकिन साथ ही साथ इसने मुसलमानों की जितनी भी तहरीकें थी इसराइल के खिलाफ उनकी भी मुखालफत की। दोगली पॉलिसी इसने इस्तेमाल की और ये एक वाहिद नुक्ता रह गया था। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था अमेरिकन और पेंटागन, अमेरिकी फौजियों के मुताबिक, अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक इसने अपने आप को ढाल लिया था। ये हर बात उनकी मान रहा था। सिर्फ एक कमी रह गई थी कि यहूदियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुलकर ये बंदा नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि खुल के कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर किया भी। उसने इसराइल को तस्लीम करने की एक पॉलिसी शुरू करवाई, कुछ मुल्कों में इसको फ़ायदा हुआ और इसराइल का वो आंख का तारा बन गया। लेकिन अब जो बाइडन ने काफ़ी हद तक अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है और यही वो इशारा है कि उसको सदर बनाया गया है। वेस्ट बैंक एनेक्सेशन के ये खिलाफ था। यरूशलेम में इसने कहा कि अगर अमेरिकी सफारत खाना खोलना है, अमेरिकी एम्बेसी खोलनी है, तो 2 रियासतें बनाई जाएं, इसराइल और इसको फ़लस्तीन को, और यही इस मसले का हल है। लेकिन उसके लिए कोई मैप इसने जारी नहीं किया। इस मामले को इसने हमेशा कन्फ्यूजन में रखा है। अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट भी है बड़ा ज़बरदस्त। 2008 की जो रिसेशन आई उस पर इसने कंट्रोल किया और अमेरिका की मईशत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसकी खूबियों में एक बड़ी खूबी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है। जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो पोल्यूशन है और इस किस्म की चीज़ों से लड़ने के लिए ये ग्रीन इकोनॉमी की एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर कारबंद है। और जो 5 बड़े वादे इस आदमी ने किए हैं दुनिया के साथ और अमेरिकन के साथ, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि खुल के आपको पता चल जाए ये बंदा कौन है। नंबर 1, पहला वादा क्लाइमेट चेंज, माहौलियात के ऊपर ये काम करेगा। दुनिया में पोल्यूशन का खात्मा, ऐसी एनर्जी बनाई जाएगी जिसमें पोल्यूशन ना हो, जिससे इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो। और जो इसने वादा किया वो ये है, वी आर गोइंग टू कमिट टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, और ये एग्रेसिवली वो कह रहे हैं हम करेंगे। दूसरा, हेल्थ केयर का वादा इसने इसलिए भी लगाया कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका का हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, बहुत बुरी तरह नाकस उनकी परफॉर्मेंस सामने आई है। लिहाजा इसने ये वादा किया क्योंकि ये इलेक्शन में इसको फ़ायदा दे सकता था। दूसरा वादा। तीसरा वादा इसने किया इमिग्रेशन के हवाले से। अमेरिका में बेशुमार इमिग्रेंट्स रहते हैं, वो लोग जो दूसरी दुनिया के मुल्कों से आते हैं और वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ के वोटर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं जो बाहर से आए हुए हैं लेकिन यहाँ के वोटर हैं। ट्रंप ने उनके लिए अमेरिका की ज़मीन तंग कर दी थी, बहुत सख्त पॉलिसियाँ कर दी थी। तो इसने कहा कि मैं पॉलिसियाँ नरम करूँगा और जो बाहर से पैसा लेकर आना चाहते हैं लोग, तो उनके लिए रास्ते खोलूँगा ताकि अमेरिका में पैसा भी आए, बेहतर दिमाग भी आए, और यहाँ पे इमिग्रेशन की पॉलिसी को नरम करूँगा और उसकी वजह से इसको वोट भी पड़े हैं इमिग्रेंट्स और बाहर से आने वाले लोगों के, इसको वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं। चौथा वादा, ये इसने कहा कि हम रेस एंड रेसिज्म, इसको ये जो ज़ात पात का निज़ाम चल रहा है, नस्ल परस्ती जो तासुब चल रहा है अमेरिका में, जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद, यानी उनकी आबादी 13% से ज़्यादा है एफ्रो अमेरिकन्स की, या जिनको आप स्याह फाम अमरीकी कहते हैं, उनकी आबादी काफ़ी है, बहुत बड़ी तादाद में वोट है और वो सारे वोट डालते हैं। ये बड़ी कामयाबी है उनकी, वो ज़्यादातर वोट कास्ट करते हैं। उस वोट को काबू करने के लिए इसने देखा कि 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए हैं और नस्ली इम्तियाज़ बढ़ता गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये हिस्सा कमज़ोर है, यहाँ चोट लगाओ। तो उसने चोट लगाई और उसने कहा कि हम रेसिज्म को पाकिस्तान यहाँ पे ख़त्म करेंगे अमेरिका में, तो उसका फ़ायदा हुआ, वो वोट भी इसको पड़ गया। 5वां और बड़ा इंपॉर्टेंट वादा, वो इसने कहा कि इंटरनेशनल लीडरशिप और ट्रेड। इनको ये लगता है कि अमेरिका से ये स्टेटस जा रहा है कि वो बैनुल-अक़वामी लीडर नहीं रहे। चीन और दीगर मुल्क कुछ सामने आ रहे हैं, लीडरशिप की जो क्वालिटी अमेरिका के अंदर थी वो ख़त्म हो रही है। उसको अमेरिकी सदर को वर्ल्ड लीडर के तौर पे लोग वाहिद ऑप्शन के तौर पे नहीं देख रहे। चीनी सदर ने यही कहा था अक़वाम मुत्तहिदा के अपने खिताब में, उसने कहा दुनिया में अब सिर्फ एक पावर बाकी नहीं बची, और भी ताकतें हैं और वो अमेरिका अब अकेला नहीं रहा, और यूरोप भी अब इस बात को मानता है। तो उसने कहा कि हम दुनिया से दोबारा मनवाएंगे कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर है और दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी लीडरशिप अमेरिकन सदर है। अब ये एक ख़तरनाक बात है बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए, और उनके लिए जो मुस्तकबिल में बहुत बड़ी ताकत बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो जो जहाँ भी हैं, जो नए ग्रुप बन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब उनके लिए ये आदमी टफ टाइम दे सकता है। इसकी पॉलिसी का बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाना, जंगों की हमायत करना और दूसरे खित्ते के अंदर जाके मुदाखलत करना, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि ये किसी ना किसी बहाने आने वाले वक्तों में हालात को कशीदा करेगा। ये इसका 5वां वादा था और इसमें ट्रेड शामिल था कि तिजारत से अमेरिका की मईशत को मजबूत करना, वो तो सब कहते हैं, लेकिन ये इस आदमी की पूरी एक समरी है। अगर आपको जो बाइडन को समझना है तो इस वीडियो के ज़रिए से आप खुद भी समझ सकते हैं और अपने जानने वाले दोस्तों को भी समझा सकते हैं। मेहनती आदमी था, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है और पढ़ा लिखा है, ज़हीन आदमी है, तजर्बाकार आदमी है। और अगर किसी को ये लगता है कि यह डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा बेहतर होगा इस दुनिया के लिए, तो मुझे लगता है नहीं, ये नए चैलेंजेस पैदा करेगा। हो सकता है अमेरिका के लिए बेहतर हो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये आदमी नए चैलेंजेस पैदा कर सकता है,
क्योंकि इसने बराक ओबामा के साथ रहते हुए, बराक ओबामा जैसे एक ऐसे आदमी को, जो जिसके बारे में दुनिया सोचती थी कि इसके आने के बाद दुनिया में नरमी पैदा होगी, उसको जंगों पे ना सिर्फ उकसाया बल्कि बहुत सारे नए महाज खड़े कर दिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।